हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक चैप्टर हमारा 3 है। उसमें दो टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ मैं। एक तो हमारा अमलगम किसे कहते हैं और दूसरा है इलेक्ट्रोड विभव। मैं दोनों टॉपिक को आपको समझाने जा रहा हूँ। देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। दो टॉपिक हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रोड विभव, एक है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा है अमलगम। दोनों टॉपिक क्लियर करने वाला हूं मैं आपका। इलेक्ट्रोड विभव और अमलगम। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इस इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए आप पहले से समझ लें। आप पहले से समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव का। इसको समझने के लिए देखो मैंने एक पात्र बनाया है, एक इसे टैंक बोलते हैं। एक टैंक है, इस टैंक में मैंने कॉपर सल्फेट का एक विलयन भरा हुआ है और विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसी कारण से कॉपर की दो छड़ें भी हैं। यानी कॉपर की दो छड़ें कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई हैं और इसमें मैंने कुंजी लगाई हुई है और बैटरी लगाई हुई है। इस बैटरी के माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोडों में, ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड में बिजली का फ्लो हो जाता है और जैसे ही इसके अंदर बिजली का फ्लो होता है, इन कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसमें कॉपर आयनीकृत हो जाता है। कॉपर क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है और एनोड से निकलकर कॉपर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, देखो इलेक्ट्रॉन है, कॉपर इलेक्ट्रॉन के माध्यम के रूप में, मतलब के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ चला जाता है और इस पर आकर कॉपर इकट्ठा हो जाता है। शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और जो गंदगियां होती हैं एनोड मड के रूप में यहाँ पर नीचे बैठ जाती हैं। एनोड मड के रूप में गंदगियां, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो इलेक्ट्रोड है कॉपर के और कॉपर की सल्फेट का विलयन है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की दो छड़ों को डाला जाता है तो छड़ और विलयन के माध्यम में एक विभव पैदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं विभवांतर। एक विभवांतर पैदा होता है, उत्पन्न होने वाला, यानी कॉपर की छड़ और विलयन के मध्य में एक विभवांतर पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, देखते हैं बात। हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और अब लिखा है जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। में ऋणावेशित
हो जाती है। देखने के बाद जब किसी धातु की छड़ को, देखो दोनों धातु की छड़ है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जब धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन के मध्य एक विभवांतर पैदा होता है जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन विभव। आपको ध्यान रखना है। और देखो ये इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वह अपने आयन में टूट चुका है, अर्थात आयनीकरण हो चुका है। आप इसको ऐसे इस प्रकार दे सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन था और इसके अंदर घुलने के बाद बैटरी के माध्यम से जैसे ही इसके अंदर बिजली का फ्लो किया गया है यह अपने आयन में टूट चुका है। कॉपर अपने आयन लेकर अलग हो जाएगा और सल्फेट गंधे के रूप में एनोड मॉड के रूप में नीचे बैठ जाएगा, इस पर टूट जाएगा ये। और आप देख रहे होंगे आयन कॉपर आयन, इसमें से कॉपर आयन निकल जाएंगे। देखो देखो लिखा रखा मैंने इसमें, कॉपर आयन यहाँ निकल रहे हैं और निकल करके एनोड से निकलकर कैथोड पर जा रहे हैं, अर्थात मोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, अर्थात अशुद्ध प्लेट से शुद्ध प्लेट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर कॉपर आकर इकट्ठा जाता है जिसको हम बाहर निकल लेते हैं। ठीक है कि छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित व ऋणावेशित हो जाती है। देखो छड़ कैसे हो चुकी है, धनावेशित हो चुकी है। ठीक है, अतः छड़ तथा विलयन के संपर्क पर दोनों के मध्य में, छड़ तथा विलयन के संपर्क पर दोनों के मध्य, दोनों मतलब विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर 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 तो दोबारा लिख देता हूं उसको, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विभवांतर को ही इस विभवांतर को ही छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। नंबर 1 ध्यान रखें, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 धातु की प्रकृति पर, कि इलेक्ट्रोड की जो धातु है वो किस प्रकार की है। धातु की प्रकृति पर। नंबर 2
विलयन में उपस्थित धातु के आयनों की संख्या सांद्रता पर, या आयन सांद्रता पर लिख दो, विलयन में उपस्थित आयन सांद्रता, विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता पर, धातु आयनों की सांद्रता पर, यानी उस विलयन के अंदर कितने धातु के आयन हमें मिले हैं। विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता पर, और लास्ट हमारा ताप पर, ताप पर। आप ध्यान रखें इनका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार हमारा था इलेक्ट्रॉन विभव। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए आप, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव को समझने के लिए पहले देखो एक डायग्राम बना रखा मैंने, आप ये डायग्राम जरूर बना दें। देखिए दोबारा, इसमें मैंने एक टैंक लिया हुआ है और टैंक के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया है, और इसी विलयन के अंदर मैंने दो छड़ें लटका दी है जो कॉपर की है। मैंने लिखा हुआ है इसमें कि कॉपर सल्फेट के, कॉपर अगर धातु में अगर इलेक्ट्रोड कॉपर की है तो कॉपर के सल्फेट के विलयन के अंदर ही डलेंगी। यानी देखो लिखा हुआ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन के अंदर, कॉपर की धातु है तो कॉपर के सल्फेट के विलयन के अंदर डुबाया जाती है। जैसे ही दोनों धातुओं को कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के संपर्क में, धातु विलयन के संपर्क में आने के बाद, जैसे ही धातुएं विलयन के संपर्क में आती हैं तो उन दोनों के बीच में एक विभवांतर पैदा होता है, जिसको बोलते हैं उस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव। उसी को इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। जब इलेक्ट्रोड और विलयन के संपर्क में आती हैं तो उन दोनों के संपर्क में आने के पश्चात एक विभवांतर पैदा होता है। उसी विभवांतर को उस छड़ का इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विभव के अंदर है, देखो आपको समझ आ गया होगा। मैंने कॉपर का सल्फेट विलयन लिया है, छड़ डाल दी गई है, और जैसे ही मैंने कुंजी के माध्यम से प्लग ऑन किया है, बैटरी के द्वारा बिजली को फ्लो किया है, तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन अपने आयनों में टूट चुका है, अर्थात ये कॉपर आयन इसके अंदर मिल चुका है, और कॉपर आयन एनोड से निकलकर कैथोड पर जाकर इकट्ठे हो जाती हैं। कैथोड एक शुद्ध धातु है और इस प्रकार कॉपर यह इकट्ठा हो जाता है, और ये इलेक्ट्रोड इस प्रकार हम इस छड़ का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन विभव का मान निम्न बातों पर निर्भर भी करता है। इसको मैं ई से ड्रॉ करता हूं, देखो लिखा हुआ, मैंने इसको कैपिटल ई से ड्रॉ करता हूं, और क्योंकि मैं इसे बोलता हूं इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका ई से इंग्लिश में कहा जाता है, ई है इसलिए इसे ई से डिनोट किया गया है। और इलेक्ट्रॉन विभव का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है धातु की प्रकृति पर, धातु किस प्रकार की है, अर्थात इलेक्ट्रोड जो है धातु के हैं, है ना, और ये इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, अर्थात कौन सी धातु बने हुए हैं। और सेकंड है उस विलयन के अंदर आयन, कॉपर के आयन कितनी मात्रा में है, यानी कितने आयन घुले हुए हैं। दूसरा है ताप पर, कितना टेम्परेचर से दिया गया है, और एक चीज और है, आपको देखो ध्यान से, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे हैं, अर्थात कॉपर इससे निकलकर इस पर जाकर इकट्ठा हो रही है। ये अर्थ है। तो इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन विभव। और हमारा दूसरा टॉपिक है अमलगम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमलगम किसे कहते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब है अमलगम। हमारा दूसरा पॉइंट है अमलगम। देखो ध्यान से, अमलगम क्या है। अमलगम पहले तो मिश्र धातु है और इसमें कॉपर का होना अनिवार्य है। कॉपर का नहीं, सॉरी, पारे का, यानी मरकरी Hg का। जब पारे के अंदर किसी धातु को मिलाया जाता है,
यानी पारे के अंदर किसी धातु की मिलावट से प्राप्त होने वाला मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। एक बार दोबारा देखें, जब पारे के अंदर, जब पारे में किसी अन्य धातु की मिलावट की जाती है तो एक मिश्रण प्राप्त होता है। जब पारे के अंदर किसी धातु को मिलाया जाता है तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात पारा और अन्य धातु के साथ प्राप्त होने वाला मिश्रण ही अमलगम कहलाता है। और लिखेंगे उसको, इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं। जब पारा मतलब Hg के साथ अन्य कोई धातु मिला सकती है, अन्य कोई धातु मिलाकर एक मिश्रण प्राप्त कर लिया जाता है, इस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात यह मिश्रण ही, यह मिश्र धातु ही जिसमें पारे के साथ एक अन्य धातु मिली होती है या मिलाई जाती है, अमलगम कहलाती है। उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं, अर्थात अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या लिखेंगे, अमलगम का सबसे अच्छा उदाहरण अमलगम का सबसे अच्छा उदाहरण है पारा प्लस चांदी का मिश्रण। पारा तथा पारा चांदी का मिश्रण, जिसे दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जिसे दंत चिकित्सक रोगी की
रोगी के दंत भरने में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। अमलगम की प्रकृति चलो मैं हेड डाल दूं प्रकृति। इसका नेचर इस प्रकार मतलब इसकी प्रकृति किस प्रकार होती है। अमलगम की प्रकृति इन अवस्था की अवस्था पारे के अनुपात पर निर्भर करती है। चाहे इसकी प्रकृति, इसकी अवस्था द्रव कोमा पेस्ट एवं ठोस होती है। द्रव अवस्था में मिलता है, पेस्ट और ठोस अवस्था में मिल सकता है। यह किस पर निर्भर करती है? पारे की अनुपात पर। पारा अगर ज्यादा है तो द्रव अवस्था मिलेगा, पारा अगर कम है, लिमिटेड है, तो पेस्ट अवस्था मिलेगा, और पारा यदि कम है तो ठोस अवस्था मिल जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक का अमलगम, जिसको मैंने बताया, एक बार लिख लीजिए इसमें। जब पारे यानी Hg, पारा यानी मरकरी, इसको हम मरकरी भी कह सकते हैं, और इसको मैं Hg से ड्रॉ करता हूं। जब पारा Hg के साथ अन्य कोई धातु मिलाकर एक मिश्रण प्राप्त कर लिया जाता है तो इस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात यह मिश्र धातु ही जिसमें पारे के साथ अन्य धातु मिलाई जाती है उसे ही हम अमलगम कहते हैं। अर्थात अमलगम एक मिश्र धातु है। अब उसमें आ गया होगा, यही पारा लेना है और पारा में कोई अन्य धातु मिला देनी है, और पारा और अन्य धातु मिलाने पर एक मिश्रण प्राप्त होगा जिसको मैं मिश्र धातु कहता हूं, और जब हमें प्राप्त मिश्र धातु मिलती है वही अमलगम कहलाती है। अमलगम के साथ सबसे अच्छा धन, अमलगम के सबसे अच्छा धन पारा और चांदी का मिश्रण है। अगर अमलगम के सबसे अच्छा उदाहरण है पारा और चांदी, इसका यूज हम ज्यादा करते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में। पारा और चांदी लीजिए, उसको दंत चिकित्सक होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक, वो रोगी के दांत को भरने में, है ना, इसका अमलगम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसकी प्रकृति यानी नेचर, यानी इसकी अवस्था किस रूप में होती है? अमलगम की अवस्था पारे के अनुपात पर निर्भर करती है। अर्थात इसकी अवस्था द्रव हो सकती है, पेस्ट के रूप में हो सकता है, और ठोस के रूप में भी ये हमें मिलता है। जब यहां लिखे अवस्था लिख दीजिए, आप प्रकृति लिखे अवस्था लिखिए, स्टेट, अवस्था मतलब स्टेट, अवस्था। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। दो टॉपिक मैंने इस वीडियो में क्लियर कराए हैं। हमारा पहला था इलेक्ट्रॉन विभव और दूसरा था हमारा अमलगम। ठीक है, दोनों टॉपिक आपने सुनाए होंगे। यदि ये वीडियो आपको सुनाती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय मिलती रहे। और अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।